नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं बिहार की बात। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी इस बार कुछ अलग तरीके से आने की तैयारी कर रहे हैं। क्या असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव से बात की है? क्या असदुद्दीन ओवैसी की कांग्रेस से बात हुई है या फिर महागठबंधन के किसी दूसरे नेताओं से बात हुई है? क्योंकि ओवैसी की पार्टी से उनके जो विधायक हैं अख्तरुल इमान, उनका ऐसा कहना है कि इस बार अगर बातचीत बन गई तो हम महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और बात चल रही है। बात यह चल रही है कि ओवैसी कई मंचों से कई बार कह चुके हैं कि हमारे विधायक 4 तोड़े गए, हम उनको बड़ा नुकसान करेंगे, भिखारी बन के आएंगे, तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं। आज बिहार की बात इसी पे करेंगे और बात इस पर भी करेंगे कि महागठबंधन के नेता असदुद्दीन ओवैसी को कितना चाहते हैं अपने साथ। इस पर बात करेंगे। पहले आप पप्पू यादव का यह बयान सुनिए, जिसमें पप्पू यादव आड़े हाथ से ले रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को। तेरे अंगने में मेरा क्या काम है? तो ओवैसी साहब को जनता कितना समझी है, कितना परखी है और कितना देख रही है कि वो क्या क्या करते हैं, तो सब कुछ देख रहा है। जनता है, पब्लिक है, ये सब जानती है। इसीलिए सबको आने का राइट है। कई बार रुपया घूमते रहते हैं ब्लैक मनी को लेकर के, जो बीजेपी के पैसे से, हम लोगों के चीज़ों से, और जिसका अपना ना कोई ज़मीन, ना पगार, ना कोई जात, ना का वोट, ना कोई मतलब। सब लोग आजकल दुकान दौरी खोल करके मुख्यमंत्री का सपना देखने लगे हैं। तो बहुरुपया लोगों की कमी है। तो ओवैसी साहब भी मालिक हैं एक पार्टी के, तो वो जाएंगे तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं भैया? जनता बोलेगी क्या जो बोले। तो आपने पप्पू यादव को सुना। पप्पू यादव साफ साफ कह रहे हैं तेरे अगने में हमारा क्या काम है। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव समेत तमाम बड़े जो बिहार के नेता हैं, उनका बार बार यही कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है। अब जो बी पार्टी है वो क्या बी पार्टी होने का तमगा अपने ऊपर से हटाना चाहती है, या फिर एक डर है कि मुस्लिम समाज जिसने एक बार भरोसा दिखाया 5 सीटों पर 2020 में, वो इस बार भरोसा नहीं दिखाएगा? क्या ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ये बात कह रही है कि वो महागठबंधन के साथ जा सकती है अगर बात बन गई तो? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। तो इन मेहमानों में आजू खान जी हैं। आजू खान जी प्रवक्ता हैं आरजेडी के, स्वागत है सर आपका। और राम बंधु वत्स जी हैं, पॉलिटिकल विश्लेषक हैं, सर स्वागत है। और उसके साथ ही साथ एएमआईएम के प्रवक्ता हैं आदिल हसन। आदिल हसन जी, पहले आपके पास जाएंगे कि क्या आप लोग तैयार हैं महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए? बात कुछ बनी है, कुछ आगे बढ़ी है, या फिर अभी आपके तरफ से ही प्रस्ताव गया है और ये बात सिर्फ मीडिया में ही चल रही है, गठबंधन की बैठकों में ये बात नहीं चल पा रही है? देखिए अंकित साहब, हमने बड़ी ईमानदारी से अपनी बात महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व को पहुंचा दी है, तेजस्वी जी को पहुंचा दी है। हमने जो भी महागठबंधन के शीर्ष नेता थे उनसे बात की, अपनी बात रख दी है कि हम चाहते हैं कि बीजेपी नहीं जीते बिहार, क्योंकि नीतीश जी की जो स्थिति आप जान रहे हैं। अब संजय झा जी को बिहार को विशेष पैकेज देना था, विशेष राज्य का दर्जा देना था, तो अपनी दोनों बेटियों को वो सरकारी वकील बना रहे हैं। दीपक कुमार जो नीतीश जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अपनी बीवी को महिला आयोग का मेंबर बना रहे हैं। अब बिहार का इतना बेड़ा गर्क हो गया है। अब भी हम लोग एक नहीं होंगे तो इसका नुकसान तो महागठबंधन को होगा। गोपालगंज हो, कुर्नी हो, इमामगंज हो, बोचा हो, आपने देखा कि, और रानीगंज हो, अररिया में एक सीमांचल में एक विधानसभा, हम लोग जहां जहां लड़े, दोनों लोग लड़े और उसका फायदा बीजेपी को हुआ है। जिस दिन से हमने ये प्रस्ताव बीजेपी के खिलाफ दिया है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी का सुन लीजिए, जदयू के लोगों का सुन लीजिए, लगता है कि उनको लू लग गया है इस गर्मी में। ऐसा बेचैन है कि एमआईएम और राजद और कांग्रेस सब एक हो जाएगा तो मेरी दुकान तो गलेगी नहीं। ये तो 70-75 सीट के अंदर पूरा जो एनडीए आ जाएगा। ये तो डिवीजन ऑफ वोट के चलते इनको फायदा हुआ है। मेरे साथ छल हुआ है, राजद में हमारे साथ कॉन्फिडेंस में नहीं लेकर ये गलत किया है। जबकि स्पीकर का चुनाव हो, उसके बाद जब भी अपोजिशन की बात हुई थी, अख्तरुल इमान साहब ने, 5 एमएलए ने साथ दिया था,
और हम चाहते थे कि तेजस्वी जी अगर मुख्यमंत्री बनना है तो 118 लाएं, हम 105 123 कर देंगे। हमारी लड़ाई सीमांचल को विशेष पैकेज की है, सीमांचल की जो बदहाली है उसको दूर करने की है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। सीमांचल का जो इंपेरिकल अगर डाटा गठबंधन है हो कि जाता है तो आप सीटों की मांग इंफ्रास्ट्रक्चर सीमांचल में ही करेंगे या और भी जगहों पे आपको लगता है कि नहीं सर, बात करने की देखिए कोशिश करेंगे? 2005 में जब हम 2020 में हम 6 सीट जीते थे, 5 सीट 2020 में और 1 सीट 2019 में बाई इलेक्शन में जीते थे। उस वक्त हम सीमांचल तक थे। आज मिथिलांचल, शाहाबाद, मगध में आज एमआईएम हर जिले में पहुंच गई है। आरजू साहब राजद के लीडर हैं और मेरे जो एक्सपर्ट बैठे हैं यहाँ पर, उनसे भी पूछिएगा कि आज काराकाट हो, शाहाबाद हो, मिथिलांचल हो, चंपारण हो, नवादा हो, जमुई, शेखपुरा, बिहार शरीफ, हर जगह एमआईएम आज चली गई है, मगध में चली गई है। हम शेरघाटी में 18,000 वोट लाए, हम इमामगंज में 10,000 वोट लाए। आप ही बोलिए, 2 लोग लड़ा, इमामगंज में 2 लोग लड़े, हम लड़े, राजद लड़ी, 4,000 वोट से मांझी जी का एनडीए जीत गया। तो ये बात तो राजद को फैसला लेना है, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना है। हमें तो मुख्यमंत्री की लालचा है नहीं। हम तो सीमांचल के लिए और बिहार के मजलूमों की एक आवाज। ओवैसी साहब ने ये बात कही कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया है, जो प्रस्ताव भेजा है, उसको वो करना चाहिए। और कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है, उसने भी, रेवंत रेड्डी साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के तेलंगाना, उन्होंने बाजाबते कहा कि ओवैसी साहब बड़े भाई, अकबर साहब छोटे भाई, हम तेलंगाना का विकास करना है, इनके साथ मिलकर करना। और हम यूपीए 1 यूपीए 2 में साथ थे। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, दूरियां हुई, कांग्रेस में कुछ कमियां थी, उसके चलते हम दूर हो गए। मुकेश सैनी जी को ये रख रहे हैं। मुकेश जैनी जी ने 2020 का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला खंजर गोपे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी मोदी कैबिनेट से आए थे, उनको तेजस्वी जी रखे थे। आप ही बोले, कांग्रेस और राजद 2010 में अलग चुनाव लड़ी थी। तो ये सीपीआई सीपीएम 2015 में अलग चुनाव लड़ी थी, माले अलग चुनाव लड़ी थी राजद से। तो ये तो राजनीति में होता ही है। अब बिहार की जनता आप देखिए, माइनॉरिटी वोट और जो भी सेकुलर वोट है, आप पूरा जब आप अपना खुद चैनल का रिव्यू लिखिएगा तो उसमें 90% लोग लिखेंगे ये बहुत सही कदम है, एमआईएम और राजद को आ जाना चाहिए। सिर्फ जो नहीं, वो तो भाजपाई दर्शक हैं, देख ही रहे हैं और दर्शक कमेंट्स भी करते हैं, जो लगातार भाजपाई उनके हैं वही कमेंट्स नहीं आते चाहते हैं। हैं लेकिन बिहार मेरा में सवाल एमआईएम नहीं है, ये किसी है में कि भाजपा आदिल जी, मेरा सवाल ये है कि क्या आपकी पार्टी आरजेडी को या जो महागठबंधन के लोग हैं उनको डराती है? क्योंकि पहले तो वैसी साहब ये कहते हैं कि हम भिखारी बना देंगे, इस तरीके की बात होती है, वोट कट जाएगा, अंधेरा, लालटेन, पता नहीं क्या क्या चीजें कहते हैं। यही वजह है कि बी टीम का दर्जा उनको मतलब कि वो ऐसा आरजेडी वाले कहते हैं, तमाम नेता कहते हैं। तो फिर अब आप एक वो भी दे रहे हैं, प्रस्ताव भी दे रहे हैं कि अब हम गठबंधन में आ सकते हैं क्योंकि हम मिल के लड़ेंगे तब जीतेंगे। तो मिलकर लड़ने की बात तो कोई भी कर सकता है, जिसको 10 सीट मिलेगी, 10-15 सीट मिलेगी, जाहिर सी बात है कुछ सीटों पे जीत तो होगा ही। जब गठबंधन में आप लड़ेंगे फायदा तो आपका है ही, लेकिन क्या डराने की पॉलिटिक्स चल रही है? अंकित भाई, आप जर्नलिस्ट है, सीनियर, दिल्ली से बैठ के आप जर्नलिस्ट है। आप ही देखिए, लोकसभा में 2019 में हम लोग 3 लाख वोट किशनगंज लोकसभा में लाए। ठीक। 2024 में भी हम लोग 3.25 लाख वोट लाए। 3.25 लाख वोट लोकसभा में कांग्रेस की लहर में 3.25 लाख वोट लाना अख्तरुल इमान साहब प्रदेश अध्यक्ष लाए। इस बात का प्रमाण है कि जनता मेरे साथ है। आप इमामगंज का वोट देख लीजिए, मेरे कैंडिडेट कोई बहुत मजबूत नहीं थे, वो एक आम वर्कर को हमने टिकट दिया था, वो 10,000 वोट ले आया। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मेरा दावा है कि बड़ी तादाद में नॉन मुस्लिम हिंदू भाई जिस तरीके से बैरिस्टर साहब को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से राष्ट्रवाद की बात बैरिस्टर साहब ने की, पाकिस्तान का धज्जी उड़ा दिया, पाकिस्तान की औकात दिखा दी। आप ही बताइए, देश को नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा के लोग अब बैरिस्टर साहब पे क्वेश्चन नहीं उठा पा रहे हैं, डर से कुछ बोल नहीं रहे। कल तक जिन्ना बोलते थे, कटमुल्ला बोलते थे, लेकिन वही भाजपा को आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सलमान खुर्शीद साहब, गुलाम नबी आजाद साहब, यूसुफ पठान हो, सरफराज साहब को भेजना पड़ा, संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी और शहजाद पूनावाला और प्रदीप भंडारी को नहीं भेजना पड़ा विदेश में भारत की वकालत करने के लिए। यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सलमान खुर्शीद साहब को भेजना पड़ा, क्योंकि देश पर जब भी कुछ आंच आएगी तो भारत का मुसलमान तन मन धन से अपने जान को समर्पित कर देगा, लेकिन भारत के शान के बढ़ाने के लिए आगे रहेगा। और ओवैसी साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज किया, उसकी औकात दिखाई है। आज बड़ा तबका, नॉन मुस्लिम तबका जो आरएसएस बीजेपी से भी जुड़ा है, उसको भी इस बात का एहसास हो गया है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब से बड़ा देश प्रेमी शायद ही कोई होगा। भाजपा भी जानती है और तेजस्वी भी जानते होंगे, और कांग्रेस भी ये बात समझ रही है कि ओवैसी साहब जैसा राष्ट्रवाद पे इतना अच्छा वकील किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, आरजू जी के पास जाएंगे। ओवैसी बड़े वकील हैं, ओवैसी ने बोला भी, इस बार बहुत कुछ बोला, और
हर तबके के लोगों ने, भाई राष्ट्र की बात थी और सारे लोगों ने तारीफ भी की। लेकिन आरजू खान जी से सवाल यही है कि क्या आप लोग बी टीम अभी भी मान रहे हैं ओवैसी को बीजेपी का, कि अब मानना बंद कर दिए हैं, या अब ठीक है, अब एक्सेप्ट कर लिए हैं कि नहीं बी टीम नहीं है, अपने वाला है? देखिए, ये 14 करोड़ बिहारी के विवेक पे हम छोड़ देते हैं। ये हमारा या आपका ये डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि किसको बी, किसको सी या किसको डी या जेड की ये टीम हम डिस्कशन इसलिए कहें। होना चाहिए ये क्योंकि 14 आपकी करोड़ पार्टी से ये बातें कही जाती हैं। नहीं सुनिए ये ना, हम आप हवा हवाई परसेप्शन नहीं बोल रहे फैलाने हैं, में मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहे हैं ना, आप लोग बोलते हैं ऐसा, इसलिए बोल रहे हैं। मैं सीधी बात कह रहा हूं कि 14 करोड़ बिहारियों के विवेक पे, बुद्धि पे हम इसको छोड़ते हैं, क्योंकि इस लोकतंत्र में, इस डेमोक्रेसी में जनता मालिक होती है और जनता जानती है कि इलेक्शंस में उसको किसको चुनना है और किसको बाहर का रास्ता दिखाना है, क्योंकि इस प्रदेश में, इस देश में जनता जनार्दन है, तो हम उसके विवेक पे छोड़ देते हैं। आदिल भाई मेरे एक अच्छे दोस्त हैं और मैं एक आधिकारिक राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता होने के नाते मैं एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमने किसी को कोई छल नहीं किया था। आप ऑन रिकॉर्ड आप चले जाइए, किसी भी एक्सट्रीम मीडिया से आप उठा लीजिए, उनके बाइट उठा लीजिए, जो एआईएमआईएम के जो 4 विधायक आए थे, वो उनका खुद कहनाम था कि हमको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था, यातनाएं हम झेल रहे थे, इसकी वजह से हम दूसरी तरफ आ गए हैं। हमने उनको किसी तरीके का कोई प्रलोभन नहीं दिया, जैसे भारतीय जनता पार्टी देश में मुख्तलिफ हिस्सों में देती है और देश में एक नजीर बना चुकी है, एक उदाहरण बना चुकी है कि इस देश में एक ऐसी वाहिद पार्टी है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, जो गठबंधन धर्म नहीं निभाती है। तो हम ऐसा नहीं करते, किसी को छुरा या चाकू ऐसी बातें तो हम करते ही नहीं है। हमें 14 करोड़ बिहारियों की बात करेंगे, सवाल में न हिंदू न मुसलमान की बात करेंगे, बिहारियों की बात करेंगे, अस्मिता की बात करेंगे। ठीक है, बिहारियों की बात आप करते हैं और आपने कहा कि बी टीम वाली बात को हम बिहार की जनता पे छोड़ देते हैं, तो फिर प्रशांत किशोर को आप बी टीम क्यों बोलते हैं? उसको भी जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। जी नहीं, जनता के ऊपर तो हम जरूर छोड़ेंगे, हम जरूर छोड़ेंगे, लेकिन भाजपा परस्त है प्रशांत मतलब किशोर की अभी पार्टी, आपको एआईएमआईएम में वो दिख रहा है, स्कोप दिख रहा है, हो सकता है गठबंधन में साथ में आ जाए, तो अब आप बी टीम नहीं कहेंगे। अब प्रशांत किशोर आपके खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए प्रशांत किशोर को बी टीम कह रहे हैं। मतलब जिससे पाला पड़े उसको बी टीम अपने हिसाब से कह देना। पत्रकार महोदय, आप अपनी बातें मेरी जुबान के अंदर जबरदस्ती डलवा के बुलवाना चाहते हैं। मैं कहां डलवा रहा हूं भैया, मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि क्या आप प्रशांत किशोर को बी टीम कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अंकित जी, सवाल का जवाब सुन लीजिए, आप खुद निष्कर्ष पे पहुंच जाइएगा। भारतीय जनता पार्टी के खुद गृह मंत्री जो है अमित शाह जी, हमारे जो देश के गृह मंत्री हैं, वो किससे कहते हैं? जनता दल यूनाइटेड से कहते हैं, नीतीश कुमार से कहते हैं कि आप इनको अपने पार्टी में किसी पद पे रख लीजिए। उसके बाद फिर देखिए, आनंद मिश्रा इनके साथ गलबैया करके घूम रहे थे ना, जो बक्सर के आनंद मिश्रा है। हाँ। कल तक अभी 2-3 हफ्ते हुए, उनका क्या पोस्ट आता है सोशल मीडिया पे? जब बाल अवस्था से वो आरएसएस के फैन है, आरएसएस के मानते हैं, उनके खून में भगवा रंग है, उनके खून में भगवा रंग है। वो आरसीपी सिंह जो कल तक जनता दल यूनाइटेड के हुआ करते थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में चले गए और फिर भारतीय जनता पार्टी से जाके फिर वो जनसुराज में हो गए। तो हम ये तो साफ तौर पे कहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी हमारा सामने से मुकाबला नहीं कर पाती है, तो प्रशांत किशोर पांडे जैसे अस्त्र शस्त्र को भेजती है। लेकिन इस डेमोक्रेसी में जनता मालिक है और जनता ऐसे लोगों को हमेशा बाहर का रास्ता दिखाती है। देखिए, उन्होंने बाई इलेक्शन 4 जगह पे लड़ा था, 3 जगह उनकी जमानत जब्त हो गई। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? और भाजपा परस्त है प्रशांत किशोर पांडे। आप किसी के क्वालिफिकेशन पे, किसी के डिग्री पे आप लगातार उठाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर आप बार बार कुछ न कुछ सवाल उठाते हैं। आपके मुंह में क्या फेविकोल का डब्बा बैठ जाता है प्रशांत किशोर पांडे जी, कि चौथी फेल प्रधानमंत्री के बारे में 2 शब्द बोले, सम्राट चौधरी के डिग्री के ऊपर कुछ बोले, विजय सिन्हा जो बिहार प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है, कक्षा 3 फेल, उनके ऊपर कुछ बोले। इसीलिए हम कहते हैं कि वो भाजपा परस्त हैं। वो गांधी की विचारधारा की बात करते हैं, लेकिन गांधी की विचारधारा के विपरीत गोडसे की विचारधारा की बात करते हैं। जिस गांधी ने कहा था कि अगर मुझे एक दिन का हिटलर बना दिया जाए तो जितने भी ताड़ के पेड़ हैं और जितने भी शराब है, बिना मुआवजे के मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। और वो प्रशांत किशोर पांडे बिहार प्रदेश में आते हैं और कहते हैं कि मैं शराब को चालू करवाऊंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये फर्जी समाजवादी लोग हैं और भाजपा परस्त लोग हैं। ठीक ठीक है, मतलब आप अब ये मान रहे हैं कि एआईएमआईएम बी टीम नहीं है,
ये पब्लिक पे छोड़ने का मतलब आपकी तरफ से इस चीज को छूट देने का मतलब ही है कि आरजेडी अब मान नहीं रही है। एएमआईएम से आदिल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, शायद मुझे लगता है कि इनके छूट। हाँ अंकित जी, ये आपका सवाल और खुद का ये आपका स्वघोषित जवाब हो सकता है। नहीं, मैंने आप कह रहे हमेशा हैं। कहा अगर एक नहीं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं ना। अगर एक बताइए। बार के इलेक्शन को छोड़ दिया जाए तो इस प्रदेश की जनता ने आरजेडी को नंबर 1 की पार्टी बनाई है। लीडर ऑफ ओपोजिशन 2 बार से तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। 12,000 से सिर्फ एनडीए समर्थित जो सरकार है, हमारा उनसे डिफरेंसेस है 2020 के इलेक्शन से। तो बिहार प्रदेश की जनता ये तय कर चुकी है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, और इससे किसी को दूर जाने की और घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता मालिक होती है। ठीक। और उसी जनता का जनादेश है कि तेज रफ्तार तेजस्वी प्रसाद जनता का जनादेश का अपमान करके लगातार इधर से उधर पलटी मार के समाजवादी विचारधारा की बात करके आरएसएस की गोद में बैठने वाली जनता दल यूनाइटेड हम नहीं है। तो आप हम नहीं लेते ना, आपने भी तो लिया अपने साथ में, गठबंधन बनाया, डिप्टी सीएम बकायदा बने, बड़े बड़े मंत्रालय लिए, पूरा सुख लिए। उसके बाद फिर अब जब सरकार उधर चली गई तो उन्हीं कामों को गिनाते भी हैं अभी तक कि हमने इतनी नौकरी, हमने इतना काम किया। तो ये सारी चीजें तो मैं बड़ी बेबाकी से मैं उसका भी जवाब दूंगा। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री जो पहला प्रथम व्यक्ति है, अगर वो आए और कहे कि भारतीय जनता पार्टी मुझे दबा रही है, मेरी पार्टी को तोड़ना चाहती है, तो राष्ट्रीय जनता दल का क्या दायित्व बनता है? गरीब, वंचित, शोषित, अकलियों की पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल इसीलिए जानी जाती है। और उसने बाहें फैला के नीतीश कुमार का आस रख लिया, मान और सम्मान रख लिया, उनकी पार्टी को बचा लिया। अब आज क्या हो रहा है? आज वही कवायद शुरू है, एक तीर से 3 निशाने शुरू है। एक तरफ चिराग पासवान 243 सीट पर लड़ने की बात करते हैं, एक तरफ जीतन राम मांझी कहते हैं कि हमें उपेक्षित किया गया, हम औकात बता देंगे। और उपेंद्र कुशवाहा का तो कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक तीर से 3 निशाने कर रही है। जब नीतीश कुमार को साइडलाइन लगा देगी, जीतन राम मांझी को साइड लगा देगी, तो फिर वही चिराग पासवान का फिर घर लूट लिया जाएगा, सिंबल लूट लिया जाएगा। यही है भारतीय जनता पार्टी का डीएनए। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी किसी को जरूरत होती है, जो थका महसूस करे, बेबस, लाचार, अपने आप को असहाय महसूस करता है, उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल अपनी बाहें फैलाती है। ठीक है, आदिल जी के पास जाएंगे। आदिल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? आपके पार्टी में जो आरोप लगाया जा रहा है, वैसे ही आप भी लगा रहे हैं लगातार कि छुरा घोंपने का कार्य किया गया, जो भी तमाम आरोप लगा रहे हैं, हमारे 4 विधायक ले गए, ये दर्द अब भुला देने का वक्त है? देखिए अंकित भाई, बात जाएगी तो दूर तक जाएगी। फिर हम प्रहलाद यादव को याद कर लेंगे, नीलम देवी को याद कर लेंगे, आनंद मोहन जी के बेटा को याद कर लेंगे, तो फिर दिक्कत होगा। हम चाहते हैं, खुले मन से चाहते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग हो, महागठबंधन में एमआईएम आए, क्योंकि बीजेपी को हराना, अगर जिसके दिल में बीजेपी को हराना होगा, बिहार की तरक्की उन्नति चाहेगा, जो आदमी बिहार को प्रोग्रेसिव बनाना चाहेगा, तो वो महागठबंधन के लोग ये प्रस्ताव को ईमानदारी से लेंगे। हम कोई सीट की लालच नहीं रखे, हमने कोई शर्त नहीं रखा है 60 सीट 40 सीट। हम चाहते हैं जहां पर हम मजबूत है वहां हम लड़े, जहां आप मजबूत आप लड़िए, मिलकर बिहार को बनाना है, बीजेपी को हराइए। क्योंकि बिहार को डबल इंजन की सरकार ने, बिहार को तरस हो गया। आप किसी मामले में देख लीजिए, आप बिहार को जो हक मिलना, टेक्सटाइल पार्क नहीं हो रहा है, डिफेंस कॉरिडोर, फार्मेसी में कुछ ऐसा नहीं। आप ही बोलिए, आरामको, मिडिल ईस्ट की बड़ी बड़ी कंपनी गुजरात में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बेचारा सहरसा सुपौल से अब ट्रेन दे रहे हैं मोदी जी कि जाकर वहां पर मजदूरी करे। आप ही बोलिए, बिहार में इंग्लिश बोल रहे हैं और सिप्रस में इंग्लिश भी नहीं बोल पा रहे हैं, उनको इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है, एक पर्ची से बैठ के प्रधानमंत्री देखकर बोल रहे हैं, वो भी नहीं बोल पा रहे। एक आदमी को अवार्ड मिल रहा है, वो भी पढ़ नहीं पा रहे, पर्ची देखकर पढ़ना पड़ रहा है, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के प्रधानमंत्री का एक हिंदी में भी नहीं बोल रहे हैं। पूरी दुनिया समझती थी कि इनसे अच्छा कोई भाषण नहीं देता है, लेकिन पूरे कल एक्सपोज हो गए कि पर्ची पर देखकर भी नहीं बोल पा रहे, कि एक सम्मान को भी धन्यवाद ज्ञापन नहीं दे पा रहे। और बिहार में अंग्रेजी में आके बोलते थे। तुरंत ऑपरेशन सिंदूर 22 तारीख के बाद 24 को बिहार आ गए थे। उसके बाद केरल में जाकर हिंदी बोलते हैं, बिहार में इंग्लिश बोलते हैं। ये कैसी विडंबना है। और बिहार का एक मीटिंग दिखला दे, नीतीश कुमार जी नीति आयोग के मीटिंग में नहीं गए, ना दोनों डिप्टी सीएम नीति आयोग के मीटिंग में गए, एनडीए के मीटिंग में गए। और प्रधानमंत्री जी से मेरा सवाल, 11 साल में प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, बिहार के सब केंद्र मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मिलकर बिहार को बीमारू रास्ते से निकालने के लिए एक मीटिंग इन लोग दिखा दे।
एक ऐसा कोई इन लोग ने स्टेप दिखाया हो कि बिहार को तरक्की के लिए किया हो, तो हम मान लेंगे कि इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहारियों के लिए कुछ किया। सिवाय हिंदू मुस्लिम के कोई नहीं हुआ। संजय झा की बेटी को गवर्नमेंट एडवोकेट बन जाएगी और बिहार को कुछ नहीं मिलेगा। बेचारा बिहारी मजदूर गुजरात में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, मद्रास पे मार खाएगा। हमने बड़े अदब से महागठबंधन के सामने ये प्रस्ताव रखा है। यूपीए 1 यूपीए 2 में थे, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने, हमने साथ दिया, मीरा कुमार जी को साथ दिया, इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा गए तो महाराष्ट्र में हमारे कितनी सीटों की मांग कर रहे हैं आप लोग? कितनी सीट चाहिए आप लोगों मिल को? जाएगा तो सीट कोई मुद्दा नहीं है। जब दिल मिल जाएगा, ये महागठबंधन तो भी दिल मिल जानती है। जाएगा तो 4-5 सीट पे तैयार हो जाएंगे। सर अंकित भाई, महागठबंधन भी ये जानती है कि एमआईएम की ताकत क्या है। ये सीमांचल, अरे तो मिथिलांचल, और भी लोग शाहबाद, ताकतवर हैं ना। मगध वीआईपी पार्टी अकेले 40-50 सीट मांग रही है, सर देखिए, कांग्रेस को 60 40-50 सीट नहीं प्लस चाहिए, हम सर कम्युनिस्ट 40-50 पार्टियां सीट नहीं हैं, मांग रहे। किसको सर किसको हम देंगे? 40-50 सीट नहीं। देखिए, अगर आप लीडर ही ऑफ अपोजिशन बनना चाहते हैं तब तो ठीक है, तब तो सब कुछ भंडूल कर दीजिए। लेकिन आप चाहते हैं कि बिहार का नेतृत्व करना, ईमानदारी से करना। आप राजद भी जानती है कि उस राजद कहां पे मजबूत है। भाजपा की जब औकात नहीं है पूरे बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, भाजपा के पास इतना रुपया है, इतना संसाधन है, केंद्र मंत्री है, प्रधानमंत्री है, लेकिन भाजपा की औकात नहीं है कि पूरे बिहार में अकेले चुनाव लड़े। किसी पॉलिटिकल ठीक, पार्टी राम की बंधु इतनी जी के पास ताकत नहीं जाते है बिहार में हैं, चुनाव। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आपके सामने प्रस्ताव रख रहे हैं। ठीक है, राम रखिए, बंधु अब जी के राष्ट्रीय पास। जनता दल फैसला ले। हाँ देखिए, बिल्कुल कल हम बिल्कुल। जनता के बीच हम जाएंगे, हम पर ये इल्जाम नहीं लगना चाहिए हमने ईमानदारी से प्रस्ताव नहीं रखा। हम तो जनता के बीच जाएंगे, फिर मजबूरी में तो हम जाएंगे। हम तो बोलेंगे भाई कि राष्ट्रीय जनता दल के हर नेतृत्व को हमने खबर किया, कांग्रेस को किया, सीपीआई माले, मुकेश सहनी जी को हमने बताया, अपनी बात रखे। ना सीट का हमने शर्त रखा, ना हमने मंत्रालय मांगा, ना डिप्टी सीएम मांगा, ना राज्यसभा मांगा, ना एमएलसी मांगा। हमने बिहार को भाजपा मुक्त करने के लिए महागठबंधन के सामने एक ईमानदारी से प्रस्ताव रखा है। फैसला महागठबंधन को करना है कि वो हमारे दावत को किस तरह कबूल करे। चलिए, राम बंधु जी से सवाल है। राम बंधु जी काफी देर से भी इंतजार भी कर रहे थे। क्या अगर ओवैसी की पार्टी बिहार में गठबंधन में आती है, महागठबंधन में आती है, तो इससे किस पार्टी को ज्यादा समस्या? महागठबंधन, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी सारी पार्टियां हैं, सबका मिलकर महागठबंधन है, किसको ज्यादा समस्या हो सकती है? कांग्रेस को हो सकती है या आरजेडी को? मतलब ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव को स्पेशली बड़ा समस्याएं होती हैं। कुछ तेजस्वी यादव के नाम के साथ कुछ नाम जोड़े जाते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं बता रहा हूं कि पप्पू यादव के बारे में यह कहा जाता है कि पप्पू यादव से तेजस्वी यादव को एक डर है, कन्हैया कुमार से तेजस्वी यादव को एक डर है। क्या ओवैसी की पार्टी से भी आएंगे? आरजू जी के पास आएंगे, पहले इनसे, क्या ओवैसी की पार्टी से भी अंकित भाई, भाजपा से पूछिए ना, भाजपा को क्या डर है, पहले ये पूछिए। मैं इस भाजपा पे आऊंगा क्योंकि भाजपा का प्रवक्ता यहाँ पे नहीं है ना, इसलिए मैं पहले पॉलिटिकल विश्लेषक हैं, इनसे पूछ लेता हूं। राम बंधु जी बताइए, किस पार्टी को दिक्कत हो सकती है? जी, ओवैसी साहब को महागठबंधन में शामिल होने से जहां तक भाजपा की परेशानी वाली बात थी, तो महागठबंधन तो मजबूत होगा क्योंकि उनका जो अल्पसंख्यक वोट है उसमें ओवैसी साहब के कारण जो बिखराव होता है वो नहीं होगा। तो निश्चित रूप से वो एनडीए के लिए तो वो हानिकारक साबित हो सकता है। लेकिन महागठबंधन के अंदर अगर ओवैसी आते हैं तो इससे अगर चिंता होगी तो वो तेजस्वी यादव को चिंता हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को लेकर के एक धारणा तो है कि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक समाज को नेतृत्व देने वाली पार्टी कांग्रेस है। तो असली जंग जो महागठबंधन के अंदर जो पहले भी हुआ, ओवैसी साहब का मसला तो इधर लगभग 15 या 20 दिनों से हो रहा है। उससे पहले कांग्रेस में और आरजेडी के बीच जो टकराहट है, वो टकराहट का कारण जो सीट का बंटवारा है, उसमें कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जहां पे अल्पसंख्यक समाज बहुमत में है, उन सीटों को कांग्रेस पार्टी को दिया जाए। अगर और ऐसा होता है तो आरजेडी के कोटे के भी कई सीटें जाएंगी, क्योंकि कई अल्पसंख्यक बहुमत वाली सीटें आरजेडी के पास है, उसमें कई सीटें वो आरजेडी जीती भी हुई है। तो असली जंग जो कांग्रेस और आरजेडी में हो रही है वो इस बात को हो रही है कि बिहार में अल्पसंख्यक समाज को लीड कौन कर रहा है। अगर अल्पसंख्यक समाज के प्रभाव वाली सीटें महागठबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी को जाती है तो फिर इससे आरजेडी की आरजेडी के एमवाई समीकरण को एक झटका लग सकता है। उन्हें लगेगा कि यहाँ पे महागठबंधन में अगर अल्पसंख्यक समाज है तो वो कांग्रेस के कारण है। इसी बीच ओवैसी साहब का एक जो प्रस्ताव आया है
तो उस प्रस्ताव से भी आरजेडी को ये बताने में और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है कि जो एकजुट होके एकमुश्त होके अल्पसंख्यक समाज का जो वोट है वो महागठबंधन के आया है, तो इसमें तेजस्वी यादव की कितनी भूमिका है, कांग्रेस और ओवैसी के अतिरिक्त तेजस्वी यादव की कितनी भूमिका है, ये बता पाना उनके लिए कठिन हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देखिए ओवैसी की पार्टी की ओर से आरजेडी को, कांग्रेस को या अन्य घटक दलों को कहा गया है, महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन महागठबंधन के किसी बड़े नेता ने इस प्रस्ताव पे भी सकारात्मक नहीं कहा है। मुझे लगता है कि ये ओवैसी साहब की सियासी चाल है, उन पे जो बी टीम होने का आरोप लगता है, तो उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने का एक प्रस्ताव दे दिया। अगर ये प्रस्ताव मानते हैं तो बात तो फिर टिकट बंटवारे पे आएगी। वो 5 से अधिक सीटें, वो देखिए वो अकेले 50 सीटों पे लड़ने की बात कह रहे हैं, 50 तो उनको मिल नहीं सकता, लेकिन 50 से घट के अगर वो 10 भी आ जाते हैं तो 5 से अगर अधिक सीटों की वो मांग रखते हैं, जो जो पिछली बार वो जीते थे उससे अधिक की अगर वो एक भी सीट की मांग रखते हैं, तो क्या महागठबंधन में वो सीटें मिल पाएंगी? अगर मिल पाएंगी तो एक जीत उनको हो जाएगी कि वो अधिक सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, और अगर उनको सीटें नहीं मिल पाएंगी तो फिर वो महागठबंधन में शामिल नहीं होंगे। फिर उनको जनता के बीच ये कहने का मौका मिलेगा कि हम तो महागठबंधन में शामिल हो रहे थे, उन्होंने हमें शामिल नहीं किया, फिर भी उल्टे हम पे बी टीम होने का आरोप लगाते हैं। तो एक उनकी एक अच्छी सियासी चाल है, अगर वो शामिल होते हैं तो भी उनको लाभ, नहीं होते हैं तो भी उनको लाभ। लेकिन अभी ओवैसी साहब के पार्टी के जो प्रवक्ता है बोल रहे थे कि टिकट का, सीटों का कोई मतलब नहीं है, पहले दिल मिलना चाहिए। दिल तो तभी मिलता है जब सीटों की गुत्थी सुलझ जाए। सीटों की गुत्थी सुलझे बिना अभी तक कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का तो दिल मिला ही नहीं, जो इतने लंबे समय से लोग साथ में हैं। तो ओवैसी साहब का दिल कैसे मिल जाएगा महागठबंधन से? तो कहीं ना कहीं वो 5 से अधिक सीटों की मांग रखेंगे, जो कि आरजेडी उन्हें नहीं देना चाहेंगी। एक एक सीटों को लेकर के महामारी है, मुकेश सहनी रह रह कर नाराज हो जाते हैं। कांग्रेस और आरजेडी के बीच अपना जो टकराहट है, उधर वामपंथी पार्टियां भी हैं जिनका पिछले चुनावों में, विधानसभा चुनावों में और लोकसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन रहा है। ऐसे में ओवैसी साहब को कितनी सीटें मिल पाएंगी? और अगर उन्हें मनमाफिक सीटें नहीं मिल पाएंगी, अगर वो नहीं आ पाएंगे, तो उनके पास एक कहने का अच्छा मौका मिलेगा कि वो तो बीजेपी को हराने के लिए से ज्यादा वो अपने आप को डिप्टी सीएम बनाने और अपने आप को सीएम बनाने के लिए महागठबंधन के अंदर जो नेता हैं वो ललायित हैं। तो एक अच्छा मौका उनको मिल पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक महागठबंधन का कोई बड़ा नेता या कोई जिम्मेवार नेता उनके आगमन से संबंधित कोई सकारात्मक बयान नहीं दिया है। तो इसमें एक संदेह है, ये ओवैसी साहब की एक सियासी चाल है। मुझे नहीं पप्पू लगता यादव कि लेकिन बात सबके आगे चल खिलाफ करके दिखते हैं। पप्पू यादव के बयान भी हम लोगों ने चलाया अभी, और कल ही इंटरव्यू हमारे चैनल पर हुआ है पप्पू यादव का। पप्पू यादव साफ साफ कह रहे हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, इस टाइप के बयान की। अब चुनाव आया है तो सब चले आ रहे हैं। तो जी, तो पप्पू यादव ने ऐसा कहा है, लेकिन जो जो कांग्रेस के प्रभारी हैं या जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और या जो आरजेडी के कोई तेजस्वी यादव या लालू परिवार या कोई कदावर नेता ने इस तरह की बात नहीं कही है। तो पप्पू यादव के कहने से ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष बोल दें या कृष्णा लावरू बोल दे, कोई भी ऐसा व्यक्ति बोल दे, कोई भी जिम्मेवार नेता, पप्पू यादव बड़े नेता हैं, इसमें इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि पप्पू यादव को कांग्रेस में थोड़ा एडजस्ट होने में भी कई महीने लग गए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी जो महागठबंधन के जो जिम्मेवार नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने इनके आगमन की कोई सूचना नहीं दी है। उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि इस मसले पे बातचीत चल रही है, मतलब कुछ भी सकारात्मक या इस मसले पे बातचीत चल रही है, ऐसा उन्होंने कुछ कहा नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ये इनका महागठबंधन में शामिल होना मेरे हिसाब से कठिन है। लेकिन ये ओवैसी साहब की एक अच्छी सियासी चाल जरूर साबित होगी। उनको कहने का तो मौका मिलेगा कि वो बी टीम का जो आरोप लगाते हैं, लेकिन वो हमें शामिल नहीं कर पाए। आरजू जी के पास जाएंगे, फिर आदिल जी के पास आएंगे। आप जवाब अपना रखिएगा। क्या आपके साथ ओवैसी खेल रहे हैं? आप अभी भी आप एकदम से साइलेंट है, आप बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ये साफ साफ दिख रहा है कि सब गेंद आपके पाले में कर दिया। उसके अलावा फिर ये भी कह रहे हैं कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो 100 सीटों पे मैं लड़ूंगा, इस तरीके का भी बयान दे रहे हैं और तमाम आरोप भी लगा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आपकी पार्टी के किसी बड़े नेता का कोई बयान तो नहीं आया है, लेकिन आप लोग संभावनाएं तलाश रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ अगर आ जाएंगे तो सीटों बात हो जाएगी। देखिए, राम बंधु वत्स जी ने जो कहा है, बड़ी बारीकी से, बड़ी बेबाकी से इन्होंने कुछ चीजों को कहा है।
तो हम आपसे इतना ही कहेंगे कि आप वेट एंड वॉच करिए। ऑन गोइंग प्रोसेस में चल रहा है। जहां तक कांग्रेस की आपने बात कही कि इनका तो दिल नहीं मिल रहा है, हम लगातार 3 से 4 बार जो है साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। देश की तमाम जो है मीडिया चैनल उसकी नजीर बनी है, गवाह बनी है। उसके बाद हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन भी बन गए आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव जी। कल फिर जो है एक पोलो रोड में जब हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे थे, तो उस टाइम भी आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी कि अल्लू वरू जी जो है और तमाम लोग नेता जो है वो एक पोलो रोड में आए हुए थे। तो हम तो सीएम ये फेस के लिए साफ अभी कह तक कोई रहे हैं कि आधिकारिक बयान नहीं आया है। नहीं, मैं उसी चीज को बता रहा हूं। मैंने कहा ना कि आप वेट एंड वॉच कर लीजिए। जो रामबंधु वत्स जी ने कहा, उस चीजों को जरा सा हमको भी टटोल ले दीजिए कि क्या वाकई में आपका दिल बड़ा है या फिर ये कोई सियासी चाल है। अगर कोई दिल बड़ा करके आता है तो हम दिल छोटा नहीं करेंगे। हम आपसे ये भी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, लेकिन वो सियासी नहीं होना चाहिए। वो सियासी नहीं होना चाहिए। और जहां तक चीजें रही कि मैं एकाएक कैसे इस बातों को आपके सामने समक्ष रख दूंगा, ऑन गोइंग प्रोसेस चल रहा है, ये मैं जरूर इतना कह सकता हूं कि बहुत से लोग हैं जो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में आना चाहते हैं। अभी स्वरूप महागठबंधन का बहुत बड़ा होगा। आप देखिए अभी जितने लोग उपेक्षित महसूस करेंगे, थका महसूस कर रहे हैं, और जो भी चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बने बिहार प्रदेश में, वो सब आपको महागठबंधन के स्वरूप में नजर आएंगे। ठीक है, चिराग के चाचा भी आएंगे, पशुपत पारस। देखिए उनको तो अब पहले ही शुरू के ही राउंड में मैंने आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वाहिद पार्टी है पूरे देश में जो अपना गठबंधन धर्म नहीं निभाती है। अगर वो वंचित हैं, अगर वो शोषित हैं, अगर वो महागठबंधन में अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं, तो हम उस पर भी जरूर सोचेंगे। इसका स्वरूप और महागठबंधन का दिन पर दिन आपको और बड़ा होता हुआ नजर आएगा, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करने की जरूरत होगी। आदिल जी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अभी बात ओवैसी जी ये कर रहे हैं कि हम किसी भी शर्त पे कर लेंगे, कल को 10 सीट मांगने लगे, 15 सीट मांगने, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। फिर इतनी सीटें तो आपको ये नहीं दे पाएंगे। और आपका जो दावा अभी कुछ देर पहले कर रहे थे कि फला 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 सीटों पे हमारा प्रभाव है, पिछला चुनाव में तो आपने देखा कि तमाम ताकत लगाने के बावजूद, तमाम परिस्थितियों के बावजूद लगभग 70% मुस्लिम वोट मिला है आरजेडी को। तो ये तो बड़ी संख्या है ना। और क्यों आपको वो दे के हमेशा के लिए कब्जा बनाने के लिए देगी? हो सकता है कि वो इस बार समझ गई हो कि आप पिछली बार से भी कमजोर हैं। अब आंख बंद है तो दिन में रात है, इसमें क्या कसूर आफ्ताब का? अगर किसी का आंख बंद है तो उसका तो कोई सूरज का कोई कसूर नहीं ना है। 3.25 लाख वोट हम लाए हैं लोकसभा में, 3.25 लाख वोट किशनगंज लोकसभा में लाए हैं, इमामगंज में 10,000 वोट लाए हैं और आप 4,000 वोट से हारे हैं। गोपालगंज में हमने 15,000 वोट लाया, 1,200 वोट से आप हारे हैं। अगर आपको जिद है तो जिद है, उसके आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। और जो पारस जी कल तक मोदी चालीसा पढ़ने में सुबह शाम मोदी जी का तस्बीह पढ़ते थे, उनको आप ले लीजिएगा। वो समाजवाद हो गया, वो सामाजिक न्याय हो गया। और जो आदमी हमेशा भाजपा के खिलाफ, असदुद्दीन ओवैसी साहब से बड़ा मुखर आवाज कोई नहीं है देश में। सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी अमित शाह को पार्लियामेंट में, अरे भाई पारस जी इनके वोट का बंटवारा नहीं करते हैं ना। पारस जी का वोट अलग है, उसका स्वार्थ एक अलग है। आप तो उन्हीं के वोट बैंक का बंटवारा कर रहे हैं ना। तो आपको हमेशा के लिए क्यों वो बनाएंगे रास्ते का? सर अंकित भाई, अब तेजस्वी जी खुद माई माई नहीं बोलते हैं, बोलते हैं मेरी पार्टी A to Z की पार्टी है। पिछड़ा अति पिछड़ा पाल सम्मेलन करवा रहे हैं, मांझी सम्मेलन करवा रहे हैं, तो अब तेजस्वी जी तो माई माई नहीं बोल रहे हैं, अब तो A to Z की बात कर रहे हैं। तो कोई भी वोट जो है, वोट किसी का बंधुआ तो नहीं है, कोई भी कम्युनिटी किसी का गुलाम तो नहीं है। जब बिहारियों की बात होगी, 14 करोड़ बिहारी है, तो किसी को भी वोट दे सकते हैं। और हमने सिद्ध किया है, और हमने कोई शर्त नहीं रखा है मुकेश सैनी जी की तरह कि इतना सीट दे दीजिए। और 6 सीट तो मेरा 5-6 सीट तो हम जीत के आए ना भाई। 3.25 लाख वोट लोकसभा में अख्तर उल ईमान साहब लाए। और हम तेजस्वी जी के पास 75 एमएलए हैं, तो 140 लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का सिर्फ 19 एमएलए है, तो कांग्रेस 50, 60, 70 लड़ना चाहती है। माले के बाद 13 एमएलए है, तो माले लड़ना चाहती है 25 सीट। मांझी जी, मुकेश जी के बाद 0 सीट है, तो मुकेश जी 40 सीट और 30 सीट लड़ना चाहते हैं। हम 3.25 लाख वोट लाए, हम भी तो दिखाए हैं दम। हम भी तो 6 एमएलए जीताए हैं। और सीमांचल में चलिए, कोई भी विधानसभा में देख ले राजद, देख ले कांग्रेस पार्टी की हमारी क्या वजूद है। अरे हम कोई जबरदस्ती कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इंसाफ की बात कर रहे हैं। कोई मेरा दिल में, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं पार्टी का, मेरे प्रदेश अध्यक्ष है, कोई दिल में हम लोग के कोई 9-6-3-13 नहीं है। ईमानदारी से हमने बात रखा,
हमारा पहला दुश्मन बिहार के साथ नाइंसाफी हुई है, डबल इंजन की सरकार भाजपा है, और ओवैसी साहब से ज्यादा भाजपा के खिलाफ कोई नहीं बोलता है। ये पूरी राम दुनिया बंधु जी, जानती है। भाजपा को भी नतमस्तक होना पड़ा, ठीक विदेश में ओवैसी साहब को भेजना पड़ा। ठीक आज है। हर लोग ओवैसी साहब, भाजपा का प्रवक्ता को लाइए, ओवैसी साहब के बारे में कुछ बोल नहीं पाएगा, उसके मुंह से नहीं, वो आवाज बात नहीं तो हो गई, निकलेगी। ठीक है, वो बात सही है, और वो बात चली भी, लंबे समय तक चली। जब देश की बात एक आती है तो सच्चाई वैसे है। भी सब साथी खड़े होते हैं। ओवैसी जी ज्यादा आक्रामक थे, इसलिए ओवैसी जी थोड़ा सा ज्यादा नहीं, चर्चे में सच्चाई, रहे। हम राम बंधु जी के पास पार्लियामेंट में जाएंगे। जितना मजबूती से हम पार्लियामेंट में बोले हैं, जितना पार्लियामेंट के बाद पाकिस्तान को हम एक्सपोज किए, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज किए हैं। और 2012 में पाकिस्तान में जाकर भाजपा, कीर्ति आजाद भाजपा के एमपी थे, उनके बगल में बैठकर बोले हैं कि पाकिस्तान तुम अपनी औकात में रहो। हमने पाकिस्तान को ललकारा, उसकी औकात दिखाई है। मेरे इस देश के लिए जान एमआईएम का एक एक मुसलमान दे देगा, एक एक भारतीय। पहले देश है तभी किसी का कुछ है, उससे बढ़ के क्या सबूत हो सकता है। और यूपीए 1 यूपीए 2 में थे तो हम बी टीम तो नहीं थे, हम आपके साथ थे। आज रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर है, आज देखिए उनका क्या व्यवहार हमारे लिए। एमएलसी चुनाव में कांग्रेस के लोगों ने हमें वोट दिया, एमआईएम जीती है। और आप अगर गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं, मेरा प्रस्ताव को रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो हम तो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत, तेजस्वी जी को अगर जो मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, तो वो ये कभी नहीं चाहेगा कि ये गठबंधन नहीं हो। जो उनका दुश्मन है, जो उनको चाहता है कि नहीं हो, यही आपसी लड़ाई में रहे, बी टीम सी टीम के, वही ये बात करेगा। बाकी जो ईमानदार आदमी रहेगा, अगर तेजस्वी जी के साथ बिहार को भाजपा मुक्त करना है, तो जरूर वो प्रस्ताव को एक्सेप्ट करेगा। जिस दिन से हमने प्रस्ताव दिया है, भाजपा को नींद नहीं आ रही है। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बौखला गए हैं, दिलीप जायसवाल जी, उनके जेडीयू के लोग बौखला गए, अरे भाई ये क्या क़यामत हो रहा है। क्योंकि जानना है, यूनाइट वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। जिस दिन नहीं, एमआईएम कयामत तो आदिल जी, देश में भाजपा उखड़ जाएगी। 2020 में आपने 5 सीटों पे जीत हासिल की, उसके पहले भी मुस्लिम वोटर आरजेडी को वोट करता रहा है और सामने ही खड़ा रहा है। और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में ही रही है, मतलब कि सरकार में रही है। तो कयामत की स्थिति आएगी क्या नहीं आएगी, ये तो बात की बात है। लेकिन एक बात और उठ रही है, राम बंधु जी के पास जाएंगे, फिर आएंगे आपके पास। राम बंधु जी, एक बात और उठ रही है, इसी से जुड़ी हुई बात है। आपने कहा कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है ओवैसी अगर गठबंधन में गए तो, लेकिन बात यह भी चल रही है कि अगर ओवैसी तेजस्वी के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदू वोट बैंक है वो इकट्ठा होता नजर आएगा बीजेपी के पक्ष में। मतलब एक तरीके से दो धड़ा बनेगा, जिसमें MY समीकरण जो पुराने 2020 से पहले का जब इलेक्शंस देखें तब वैसे इलेक्शंस जिसमें मुस्लिमों के भी ठीक ठाक वोट जदयू को भी मिलते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना एक अलग वो बना के चलती थी। तो क्या ये माना जाए कि अगर ओवैसी जाते हैं आरजेडी से, या तेजस्वी यादव की इस बात का खुद भी डर है कि अगर ओवैसी आते हैं तो ये ध्रुवीकरण होगा मुस्लिम बनाम हिंदू टाइप का, और बीजेपी और आसानी से इस कार्ड को खेल पाएगी? देखिए, इस बार जो पाकिस्तान के मसले पे ओवैसी साहब का जो बयान आया है और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की आलोचना की है, तो इस पहलगाम हमले के पहले जो एक मुखर मुस्लिम नेता के रूप में या मुखर बीजेपी विरोधी नेता के रूप में जो उनकी पहचान थी, तो उसमें थोड़ा बदलाव हुआ है और वो एक राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता के रूप में बदल गए हैं। ऐसे में और इस समय पहलगाम हमले के बाद बीजेपी के लिए नकारात्मक बात एक दिखाई पड़ती है कि कहीं कोई बीजेपी के पक्ष में कोई राष्ट्रवाद की कोई लहर नहीं है। यानी जो पाकिस्तान के साथ जो भी युद्ध हुआ उसका कोई सियासी लाभ बीजेपी के पक्ष में दिखाई नहीं देता। वर्तमान में अभी एनडीए के लिए बीजेपी के पक्ष में कहीं से कोई लहर नहीं है। और इसके विपरीत जो ओवैसी साहब की जो छवि है उसमें एक बदलाव हुआ है, निश्चित तौर पे एक बदलाव हुआ है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि केवल इसी वक्त ये पहलगाम हमले का ही मुद्दा नहीं था, इससे पहले भी विदेश में जब भी ओवैसी साहब गए हैं तो बहुत ही प्रमुखता से उन्होंने भारत का ही पक्ष रखा है। और उस समय चाहे जिसकी भी सरकार हो, उन्होंने भारत सरकार की तारीफ ही की है। इस मसले पे भारत सरकार की, विदेश में भारत सरकार के मसले पे कभी कदार एक आध बार किसी कांग्रेसी नेताओं का ही जुबान फिसला है, लेकिन ओवैसी साहब ने हमेशा भारत का ही पक्ष रखा है। कोई पहला अवसर नहीं था पहलगाम का हमला। लेकिन भारत के अंदर जिस तरीके से वो मुस्लिम हितों को लेकर के भाजपा पे मुखर तरीके से वार किया करते थे, हमलावर हुआ करते थे, इसलिए उनकी पहचान एक कट्टर मुस्लिम नेता के रूप में थी, जो कि इधर बदल गई है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है
और इस बार आप देखिए कि वो तिरंगे का वो मुरेठा भी बांधे हुए थे और पाकिस्तान मुर्दाबाद का जिस तरीके से नारा लगा रहे थे, तो उनकी छवि में बदलाव हुआ है। तो इस तरीके से इस चुनाव में उनके महागठबंधन में जाने से हिंदू बनाम मुस्लिम होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और अच्छा। मैं देखिए, उनके जो प्रवक्ता हैं या इससे पहले भी जो उनकी पार्टी के जो नेता हैं, जब भी वो महागठबंधन में जाने की बात करते हैं, तो वो सीमांचल में, कोसी में, शाहाबाद में, मगध के क्षेत्रों में अपनी जो दावेदारी है उसको गिनाते हैं। वो आंकड़ा पेश करते हैं कि शाहाबाद में, मगध में, मतलब इस इलाके में, जहाँ इस इलाके में भी कैसे मुस्लिम समाज उनके साथ है, कोसी में कैसे है, केवल सीमांचल की बात नहीं करते हैं। तो गठबंधन में जाना और अपनी दावेदारी का आंकड़ा पेश करना, ये दोनों बात बताता है कि ये मसला एक प्रस्ताव है, इस पे सहमति हो जाएगी, मुझे इसमें संशय है। लेकिन आपका जो मूल प्रश्न है कि अगर वो महागठबंधन में जाएंगे तो इसका कोई हिंदू ध्रुवीकरण होगा भाजपा के नहीं पक्ष तो में, नहीं, ऐसा मुझे गठबंधन नहीं होने की महसूस जो नहीं। चांसेस दिख रहे हैं, गठबंधन न हो पाने की जो बात चल रही है कि नहीं हो सकता है, इस पे जो बात चल रही है, तो उसके पीछे यही वजह होगा ना कि ये लग रहा होगा कि जो मुस्लिम बाहुल सीट है वो जमीन खसक जाएगी आरजेडी का, वहाँ पे आधार दो मसले हटेगा, हैं। वहाँ पे कब्जा जमाएगी, एएमआईएम का वो होगा, स्थापित होगी वहाँ पे। ये तमाम डर इसमें हो सकते हैं ना फ्यूचर के लिए, फ्यूचर पॉलिटिक्स। देखिए जी, इसमें दो पहलू हैं। पहली बात तो एक ये है कि ये कितने सीटें मांगेंगे, 5 से अधिक सीटें मांग ले, 6-7 सीटें मांग लेंगे, या वैसा ही मांग करें जो कि महागठबंधन के लिए देना कठिन हो, क्योंकि एक-एक सीट को लेकर के महामारी है। हर गठबंधन में, एनडीए में भी अभी कहाँ सीटों की बंटवारे की गुत्थी सुलझी है, महागठबंधन में भी नहीं सुलझी है, किसी पार्टी में भी नहीं सुलझी है। वैसे में इनका एक अतिरिक्त बोझ महागठबंधन कैसे सहन करे। दूसरी बात है कि इसका संदेश क्या जाएगा। अभी तक कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि जो राष्ट्रीय स्तर पे जो अल्पसंख्यक समाज है वो उनके साथ है। ऐसे में आरजेडी ये कहती है कि बिहार का जो अल्पसंख्यक समाज है वो हमारे साथ है। इसमें अगर ओवैसी साहब आते हैं तो वे भी तो एक मैसेज जाएगा कि ये जो मुस्लिम समाज का ध्रुवीकरण हो रहा है वो केवल आरजेडी के बदौलत नहीं हुआ, आरजेडी के अतिरिक्त भी जो पार्टी है, जो ओवैसी साहब हैं, जो कांग्रेस हैं, उनके कारण हुआ। ये जो मैसेज है वो आने वाले दिनों में एमवाई समीकरण के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी महागठबंधन जीते या हारे एक अलग विषय है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने न बने एक अलग विषय है, लेकिन ये मैसेज हमेशा कायम बिहार में रहे कि लालू के कारण या आरजेडी के कारण ही अल्पसंख्यक समाज महागठबंधन में आता है, तो ये आरजेडी के लिए बेहतर है। और इस मैसेज में अगर कहीं से कोई बदलाव होता है तो भविष्य की राजनीति आरजेडी के लिए करना थोड़ा कठिन होगा। ऐसे भी एमवाई में अगर एमवी चला ही जाए तो केवल वाई ही तो उनके पास बचेगा। ऐसे भी समाज में जो दलित समाज है वो उसकी राजनीति कांग्रेस कर रही है। आप देख लीजिएगा, दलित समाज की राजनीति महागठबंधन में कांग्रेस कर रही है, आरजेडी नहीं कर पा रही है। ये जो राजेश राम आए हैं, राजेश राम के पहले वाली कांग्रेस और राजेश राम की जो आई जो कांग्रेस है, इसके बदलाव को देख लीजिए। इसमें तो दलित की राजनीति कर रही है, तो उनका तो एमवाई ही महत्वपूर्ण पूंजी है। इसमें भी एक कोई हिस्सेदार बन जाए तो ये भी आरजेडी के लिए आगामी चुनाव में मेरी समझ से घातक सिद्ध हो सकता है। तो और यही कारण है कि अगर ओवैसी साहब बोल रहे हैं तो चलिए सीटों की बात बाद में हो, पहले उनका कोई महागठबंधन के अंदर स्वागत तो करे, आरजेडी का कोई बड़ा नेता स्वागत तो करे, ठीक, उसके समय हो गया है। बाद ठीक, बिल्कुल। लास्ट कुछ अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बहुत समय हो गया है, बस 1 मिनट में बताइएगा। बस एक मिनट 2010 में आरजेडी को सिर्फ 22 सीट आई थी। अभी सीमांचल में सिर्फ आरजेडी का 1 एमएलए जीता है, पूरे 24 सीट में सिर्फ आरजेडी का 1 एमएलए जीता हुआ है। तो ये बात गलतफहमी लोग को नहीं रखनी चाहिए कि किसी भी पार्टी या समुदाय उसी का वो होता है। परिस्थिति बदलती है, बड़ी लड़ाई लड़नी है। हम बार बार बोल रहे सीट शर्त नहीं है। अगर आपको मुख्यमंत्री आपको बनना है, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना, तब भी हम जीत करो तो नहीं आएंगे, जितना आए थे उससे ज्यादा आएंगे। राणा रंजीत साहब राजपूत समाज से, उनको हमने टिकट ढाका में दिया है। एमआईएम से मुसलमान की बात नहीं, हम दीनानाथ मांझी, प्रियंका चौधरी जी को, उसके बाद हमने अखिलेश्वर शर्मा भूमियार समाज से आते उसको हमने दिया, हमने मल्ला समाज से प्रियंका चौधरी जी को दिया, राणा भाई को दिया, और उसके बाद दीनानाथ मांझी जी को दलित समाज से दिया, और हम आगे भी देंगे। फैसला आरजेडी को, महागठबंधन को करना। हमने बिना शर्त इनके सामने ये बात रख दी है। अगर कोई गलतफहमी में है तो उसका कोई इलाज नहीं। कुछ बोल रहे थे, एक लाइन इनका भी ले लेते हैं फिर वाइंड अप करेंगे। देखिए, बार बार बातें आ रही थी माई की बात करते हैं सिर्फ, तो हम तो बार बार कहते हैं माई के साथ बाप की और A to Z की पार्टी है हमारी। और हम
सवाल को छोटा नहीं करते हैं, बौना नहीं करते हिंदू या मुसलमान करके। जहां तक रही बात देश की, जब बात आती है तो 140 करोड़ हिंदुस्तानी, पहले वो हिंदुस्तानी है, बाद में हिंदू या मुसलमान है, वो सब देश के साथ खड़े रहते हैं। उनके जगह पे कोई भी रहता तो अपने देश के साथ खड़ा रहता। तो मैं ये बार बार आपसे आग्रह करूंगा कि सवाल को छोटा न किया जाए, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात की जाए, भारतवासियों की बात की जाए पहले, उसके बाद में हिंदू या मुसलमान की बात की जाए। हम 14 करोड़ बिहारियों के साथ है, पहले वो बिहारी हैं, बाद में वो दलित, पिछड़े, अकलियत या कुछ भी हो सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आरजू जी, राम बंधु जी और आदिल हसन जी। तो कुल मिला के मामला यही अटका है कि अब गेंद तो पालेम गई एएमआईएम की तरफ से, लेकिन आरजेडी या कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं आया है। उल्टे कांग्रेस के कुछ नेता हैं, पप्पू यादव को अगर नेता माना जाए कांग्रेस का, वो सांसद भी हैं, भले ही टिकट पे नहीं लड़े लेकिन बिहार के बाहर नेता हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो ऐसे लोग तमाम आते जाते रहते हैं, ये चुनाव है। इसके अलावा भी कई लोग जो पार्टियों के बड़े नेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, वो कहते हैं कि ओवैसी बी टीम है बीजेपी की। लेकिन आज की बहस में आपने देखा कि जो अब आरजेडी के प्रवक्ता हैं वो भी कह रहे हैं कि इस मसले को जनता के ऊपर छोड़ दिया जाए। अब आप लोगों का इस पर क्या राय है? क्या वाकई में आरजेडी और एएमआईएम को साथ में जाने में फायदा मिलेगा, दोनों को एनडीए को नुकसान होगा, या फिर एनडीए को फायदा होगा? आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।